बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोमेटिसिटी हम कर रहे थे, तो उसमें आज जो हमने करना है वो केमिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरोमेटिसिटी है। इसमें जो है हम देखेंगे कि एरोमेटिसिटी जो है उसकी वजह से कुछ आप जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ये साइक्लोपेंटाडाइन है और ये हमारे पास जो है ये इथेन है। अब इसमें इसकी जो हमारे पास पीके वैल्यूज़ हैं ये 15 है इसके लिए, साइक्लोपेंटाडाइन के लिए, और जो पीके वैल्यू हमारे पास इथेन की है ये 50 है। इनकी अगर हम देखें तो इनमें पीके वैल्यूज़ जो है उसमें बहुत सारा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आप इनके एन आयंस देखें, जैसे ये है हमारे पास, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर यहाँ पे, और इसके ऊपर ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाएगी पीछे, जो जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है यानी बिफोर आयोनाइजेशन, हमारे पास जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 सॉरी sp3 है इसमें, और इसमें भी जो है वो sp3 ही है। ठीक है, तो अगर इसमें भी sp3 है और इसमें भी जो है वो sp3 है, तो फिर इन दोनों की जो हमारे पास आयनाइजेशन के बाद कह लें कि जो यहाँ हमारे पास जो पीके वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीके वैल्यूज़ 15 जो है साइक्लोपेंटाडाइन की है। इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली जो है वो एस्टिक है एज़ कम्पेयर टू इथेन के। हमारे पास पीके वैल्यूज़ उसकी उससे बहुत जो है वो कम आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पीके वैल्यूज जो है इसका इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसके लिए जो है हमें इनके जो साइक्लो पेंटाडाइन जो था उसका और जो हमारे पास इथेन है उसके जो नेगेटिव आयन बने हैं उनकी स्टेबिलिटीज जो है उनको हमें देखना पड़ता है। आयंस की जो स्टेबिलिटी है ये कह लें कि डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एस्टिक स्ट्रेंथ। एस्टिक स्ट्रेंथ से इसलिए इनका लिंक है कि हमारे पास अगर कोई आयन जो है वो जब हमारे पास आयनाइजेशन होती है और हमारे पास जो एन आयन जो नेगेटिव आयन है अगर वो स्टेबलाइज्ड हो यानी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो, तो वो आयन जो है वो डेफिनेटली मोर इजीली जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम जब इसकी आयनाइजेशन हमने पीछे देखी कि इसमें से जब H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होता है, तो दोनों में जो था वो साइक्लोपेंटाडाइन और जो इथेन है दोनों से एक एक ही H पॉजिटिव आयन हमें जो है वो मिलता है। अगर दोनों से एक ही H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है तो फिर उसमें जो है वो उनकी एस्टिक स्ट्रेंथ जो है उसमें इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि इसमें और उसकी जो आयनाइजेशन में जो डिफरेंस, जो इन दोनों के आयन्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। जो हमारे पास आयन बनता है साइक्लोपेंटाडाइन के लिए वो ये जैसे ये हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जो है, और ये इथाइल जो है वो एनाइन बना हुआ है। इन दोनों की स्टेबिलिटी में फ़र्क है। जब कोई आयन जो है वो लेस स्टेबल होगा उसका मतलब ये है कि वो जो H पॉजिटिव उसने रिलीज की है वो फौरन से वापस ले लेगा, और अगर वो आयन जो है वो इतना स्टेबल नहीं है तो फिर उसमें जो है वो उसकी आप कह लें कि हमारे पास वो जब
आयोनाइजेशन होगी तो H पॉजिटिव को इतनी जल्दी जो है वो वापस नहीं अगर लेता, वो खुद स्टेबलाइज हो जाता है, तो डेफिनेटली वो एस्टिक जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें हमारे पास यही इसकी मेन रीज़न है कि वी मस्ट लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस that are formed when the compounds lose a proton. The strength of an acid is determined by the stability of its conjugate base. The more stable is conjugate base, the stronger is acid. यानी conjugate base यानी जो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है, जितना वो ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो हमारे पास एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास इथाइल एनायन है उसमें लोकलाइज्ड हैं, ये लोकलाइज्ड है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इसी कार्बन के ऊपर है। लेकिन इन कंट्रास्ट द एनायन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोपेंटाडाइन लूजेस अ प्रोटॉन fulfills the requirement for aromaticity। ये जो एनायन हमारे पास बना है ये अब एरोमेटिसिटी के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करता है। मसलन ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है sp2 होगी, यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा, और ये जो हमारे पास तीन पेयर है यानी 1 2 3, ये सारे जो हैं वो अब एज ए पाई क्लाउड यानी इसके ऊपर यानी इन कार्बन्स पे एक कंटिन्यूस जो है वो पाई क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। 3 यानी इसमें इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर टोटल 4n+2 देखें तो 6 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं। तो ये जो है ये फिर इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक है और ये जो है ये एरोमेटिक नहीं है। इथाइल एनाइन जो है ये एरोमेटिक नहीं है, और जो साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनाइन है ये जो है एरोमेटिक है। ओके, हम जो है दोबारा ज़रा इस रिएक्शन को देखते हैं, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये देखें जो ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है, जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो इसमें एक हाइड्रोजन आयन और ये हमारे पास जो है वो इसका नेगेटिव आयन बनेगा। इसी तरह इसका भी हाइड्रोजन और नेगेटिव आयन बनेगा। अब जो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की, और कि कौन सा जो है वो स्टेबल है और क्यों वो स्टेबल है, उसको ज़रा हम देखते हैं। ये दोनों जो हैं ये कॉन्जुगेट बेस हैं। ये जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है इसका साइक्लोपेंटाडाइन का, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये हमारे पास इस इथेन का कॉन्जुगेट बेस है। हमने कहा कि कॉन्जुगेट बेस जो है वो जितना स्टेबल होगा उतना हमारा ये जो एसिड है, ठीक है, ये जो है वो उतनी उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एस्टिक स्ट्रेंथ, अब हम इसको एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो दे रहा है, इस रेफरेंस से हम कह रहे हैं कि जी ये एज ए एसिड। तो एज ए एसिड इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे पास एसिड्स नॉर्मली आते हैं वो एसिड है, लेकिन ये H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसी तरह इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब वो दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ जो हैं वो डिफरेंट हैं इन दोनों में। वही हमारे पास देखें कि जैसे पी के वैल्यू जितनी कम होती है उतनी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और जितनी पी के वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो अब क्योंकि हमारे पास साइक्लो पेंटाडाइन जो है उसकी पी के वैल्यू 15 है और दूसरी जो है मीथेन की 50 है, तो इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ से ही हमें पता चला कि ये जो है स्ट्रॉन्ग इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन की ज़्यादा है और इथेन की कम है। अब आ जाए इनके जो कॉन्जुगेटेड बेस हैं। कॉन्जुगेटेड बेस जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। साइक्लो पेंटाडाइन जो है इसका कॉन्जुगेटेड बेस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये एरोमेटिक है, और जो हमारे पास इथेन का जो बेस है ये एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक होने की वजह से ही इन दोनों की यानी ये जो दोनों कॉन्जुगेटेड बेस हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। रेजोनेंस या जो एरोमेटिसिटी है ये आयंस को या मॉलिक्यूल्स को नॉर्मल से ज़्यादा स्टेबल करती है। जैसे हमने जो है वो उसका बेंजीन का देखा कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल उसका मॉलिक्यूल होता है। अगर हम उसको कंपेयर करें स्ट्रेट चेन जो है वो उतनी स्ट्रेट चेन अगर
ट्राईइन के साथ उसको हम कंपेयर करें या ओपन चेन ट्राईइन के साथ कंपेयर करें तो ये भी एक ट्राईइन है बेंजीन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह जब हम आयंस की बात करते हैं तो जो आयंस एरोमेटिक होंगे उनकी जो है वो डेफिनेटली स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ से स्टेबिलिटी जो है उसका ज़्यादा होने का जो है वो यहाँ पे किस सेंस में हम कहते हैं और उसका फ़र्क क्या पड़ता है। जब कोई आप देखें यहाँ पे डबल एरो लगा हुआ है, ये भी डबल एरो, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। इसी तरह ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा, ठीक है, ये रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड करेगा। तो ये अगर दोनों तरफ प्रोसीड करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे तो ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एसिड जो है उसकी हम कहते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जो हाइड्रोजन आयन दे। लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा हो जो हाइड्रोजन आयन दे भी लेकिन फिर खुद से ही उसी का जो कॉन्जुगेटेड बेस है यानी उसी एसिड का जो नेगेटिव है वो फौरन से ही वो H पॉजिटिव खुद ही जो है वो वापस बाइंड कर ले, तो वो एसिड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन बनाता ज़रूर है लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल कह लें कि नहीं होते मीडिया में इतने। अब यही दोनों का कंपैरिजन है और यही दोनों में डिफरेंस है कि H पॉजिटिव जो है कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होगा। यहाँ देखें ये जो हमारे पास है ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है साइक्लोपेंटाडाइइन का, ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयन है, इस कार्बन के ऊपर है। और अगर जो हम रेजोनेंस इसमें अगर देखें तो यही जो नेगेटिव आयन है ये यहाँ पे भी आएगा और इसी तरह फिर जो है यहाँ पे भी ये नेगेटिव जो है वो आएगा, या इस डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर इसकी हम अभी देखते हैं जो कॉन्जुगेटेड इसकी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें जो आपका जो नेगेटिव आयन है वो रेजोनेट कर रहा है, वो एक जगह पे नहीं है। नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पे होगा फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये रेजोनेंस जो है ये डीलोकलाइज करती है इस नेगेटिव चार्ज को। अब जब हमारे पास ये हाइड्रोजन ने जब दोबारा इसके साथ अटैच होना है तो उसके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एक ये जब चार्ज यहाँ पे है, एक ये कि जब चार्ज यहाँ पे है, और एक ये जब चार्ज यहाँ पे है। ये ऐसा ही है कि आप जब ये वापस आएगा तो अगर हो सकता है कि ये यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करने आए लेकिन चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाए इस पे। इसी तरह डेफिनेटली वो रेजोनेंस है। तो अटैकिंग साइट्स जो इसके पास होंगी एक, दो और तीन, जहाँ जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो चांसेस जो हैं दोबारा वापस मिलने के वो कम हो जाते हैं। क्यों एज कम्पेयर टू दिस, इसमें क्या है कि एक ही कार्बन है उसी के ऊपर चार्ज है, H पॉजिटिव इजीली आएगा इसके साथ जो है वो आके कंबाइन हो जाएगा तो ये वापस जो है हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब ये हम इन दोनों में अगर देखें तो H पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा देर तक इसमें अवेलेबल होगा साइक्लोपेंटाडाइइन के केस में। यहाँ पे वो कम यानी टाइम के लिए अवेलेबल होगा। ये यूं ही है कि यहाँ उसको कह लें कि 3 कार्बन्स को अप्रोच करना पड़ेगा, यहाँ उसको एक कार्बन जो है, और वो 3 कार्बन भी वो जहाँ पे नेगेटिव आयन जो नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज नहीं है किसी एक के ऊपर, यानी वो स्टेबल नहीं है। और जब वो स्टेबल नहीं है तो इसकी वापस मिलने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, और यही वजह है कि वो रेजोनेंस अगर किसी नेगेटिव आयन में आ जाती है तो वो रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी की वजह से वो जो है वो नॉर्मल से स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जैसे तो उसको आप कह दें कि जी ये एक आप उसके सामने जो है ना आप एक चेयर रख दें और उसको कहें कि जी ये चीज़ पड़ी हुई है चेयर के ऊपर आपने उठानी है, तो वो फ़ौरन से उसके ऊपर उठा लेगा जाके। लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में 5 चेयर्स रख दें और उसको कहें कि जी ये आप एक पांचों में से एक के ऊपर आपने एक चीज़ रखी, उसको कहें जाके उठाए, वो जाएगा एक के ऊपर, आप उठा के अगली पे रख दें, वो दूसरी के ऊपर जाएगा, आप उठा के अगली पे रख दें, तो उसको जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वो उसके पास कह लेंगे उस चीज़ को लेने के लिए चांसेस जो हैं वो उतने कम हो जाएंगे, जबकि एक
जो है वो तो फ़ौरन जाके, तो इसी तरह जो रेजोनेंस है उसकी जो आप कह लें कि दोबारा हाइड्रोजन से मिलने की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर उसमें मालिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, तो वो नेगेटिव आयन जो है वो स्टेबल होगा। जब नेगेटिव आयन स्टेबल हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन, जितना नेगेटिव आयन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा उतने हाइड्रोजन आयन जो है मीडिया में आपको ज़्यादा अवेलेबल होंगे, उतना ही आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके जी, ये हमारे पास उसी का जो है वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन जो था उसका जो है उसके साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन जो है ये उसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनी हुई हैं। ये हमारे पास यानी अगर आप इसको कंसिडर करें तो उसके बाद एक छोड़ के, यानी ये इस तरह इसके ऊपर चार्ज आएगा, और इसको अगर आपने एरोज लगाने की है तो ये जो है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है जी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और इसके बाद ये चार्ज, अब जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा जैसे ये बना हुआ है, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर 5 बॉन्ड तो नहीं होंगे, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे फिर सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव जो है वो आ जाएगा। इसी तरह फर्दर जो है अगर आप और भी इसको ड्रा करना चाहें तो जब ये जो है ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है फिर इस जो है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा ये, तो इस तरह जो है ये इसके जो है वो रेजोनेंस में इसके चार्जेस जो है वो, अब इसकी अगर आप देखें हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म जो है, ये इसको जैसे बेंजीन को हम कहते हैं, तो ये अगर हम देखें तो ये पांचों कार्बन जो हैं ये इनके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव, यानी ये एक नेगेटिव इंटेंसिटी जो है वो होगी। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 5 कार्बन के ऊपर, तो हमने ये पार्शियल लगा दिया, इट मीन्स कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है ऑन ईच कार्बन। जब चार्ज डेंसिटी हर कार्बन पे डिवाइड हो गई है और चार्ज डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो गई है, तो फिर ये जो है आयन स्टेबल हो जाएगा, ये वापस हाइड्रोजन को उतनी आसानी से नहीं लेगा एज कंपेयर टू इथेन आयन, जबकि वो एक ही कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, कंप्लीट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो फौरन से जो है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड, अगर हम इसको कॉन्जुगेटेड बेस की सेंस में डिस्कस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कि बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो हमारे पास जितना आप कह लें कि इजीली डोनेट करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो वीक होता है। इसी तरह अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो वीक होता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू इथेन, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बेस है वो वीक होना चाहिए, जो कॉन्जुगेटेड बेस है। तो यही आप देखें कि यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है, जो रेजोनेंस की वजह से उसकी जो नेगेटिव चार्ज है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट करना था वो एक्चुअली उसी में रेजोनेट कर रहा है, उसमें एरोमेटिसिटी की वजह से, तो उसकी डोनेशन पावर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू के जो हमारे पास इथेन का नेगेटिव आयन बनेगा, एक ही कार्बन के ऊपर जो है वो चार्ज स्टे करेगा, तो वो जो बेस है वो इजीली उस पेयर को नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो दे सकता है। इसका मतलब है कि जो इथेन है उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और इथेन जो है वो वीक एसिड है, और इसको जब हम साइक्लोपेंटाडाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका एसिड जो है वो एज कंपेयर टू इथेन स्ट्रॉन्ग है, और खुद जो है ये उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो
वीक होगा। तो ये मैंने एज कंपेयर जो है वो कह रहा हूँ कि इसको आप वैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्लेम नहीं कर सकते कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है साइक्लोपेंटाडाइन, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन ईथेन एंड साइक्लोपेंटाडाइन। तो जब इनमें हम कंपैरिजन, तो हम ये इसकी भी बात कर रहे हैं कि एज कंपेयर टू ईथेन जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ये उसी के बारे में है जी। एज a result of its aromaticity, the cyclopentadiene is usually unstable. This is why cyclopentadiene has an unusually low pK. In other words, it is the stability conveyed by the aromaticity of the cyclopentadienyl anion that makes the hydrogen much more acidic than hydrogens bonded to other sp3 carbons. ये यानी जैसे मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन को जो है वो क्या करता है, मच मोर एसिडिक कर देता है। मच मोर एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब यही है कि वो अवेलेबल है आपके पास, जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल हो वो उतना ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एसिडिक होगा। सेकंड एग्जांपल एक और जो हमारे पास है, ये एसिड बेस की नहीं है। अनदर एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेसिटी की ही है ऑन केमिकल रिएक्टिविटी इज द अनयूजुअल केमिकल बिहेवियर बाय साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल ब्रोमाइड। ये इसका एक अनयूजुअल केमिकल बिहेवियर है। वो क्या है कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, इट दे टेंड्स टू बी रिलेटिवली नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, वो जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। कि हमारे पास जो नॉर्मली हैं वो अल्काइल हैलाइड्स वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर कोवलेंट जो हमारे सॉरी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारे पास साइक्लो हेप्टाट्राइइनाइल ब्रोमाइड है, इज इट इज एन अल्काइल हैलाइड दैट बिहेव्स लाइक एन आयनिक कंपाउंड। इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो हमारे पास है ये साइक्लो हेप्टाट्राई साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल ब्रोमाइड, ये जो है ये देखें ये अल्काइल हैलाइड है, और लेकिन इसका जो बिहेवियर है नॉर्मल से हट के है। नॉर्मल हमने कहा कि जो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें जो है वो डिसॉल्व होता है, लेकिन नॉन पोलर में नहीं होता। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है, और जो आप कह लें कि ये डेफिनेटली अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयनिक फॉर्म उसकी डिफरेंट है दूसरे अल्काइल हैलाइड से, तो वो उसका केमिकल बिहेवियर, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो भी डिफरेंट होगी। Okay, the alkyl halide is not aromatic in the covalent form because it has an sp3 hybridized carbon, so it does not have an uninterrupted ring of p orbitals uh, bearing atom. अब हम इसमें जो है वो देखें तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, यानी ये साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल ब्रोमाइड है, ये एरोमेटिक नहीं है। इट इज़ नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक जब नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो डेफिनेटली 4n+2 रूल जो है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो इसमें कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये एक्चुअली sp3 कार्बन है। ठीक है जी, ये sp3 कार्बन है, और sp3 होने की वजह से हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो यहाँ से आप कह लें कि यहाँ तक होगा। ठीक है जी, वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो इसमें यहाँ पे sp3 कार्बनों की वजह से जहाँ p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तो इंटरप्शन इसमें आएगी। तो इस वजह से ये जो है वो हमारे पास कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं है।
अब अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं इसके साथ जो इसका नेगेटिव सॉरी जो आयोनाइजेशन है उसके बाद जो इसका पॉजिटिव आयन बनता है जिसको हम साइक्लो या हेप्टाट्राइनाइल आप कह लें कि केटायन है, या इसको हमने पहले भी ये देखा था, ये ट्रोपिलियम जो है हमारे पास ये आयन बनता है। अब ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बन है यानी ये वाली जो कार्बन है ये एक्चुअली sp2 है, ठीक है जी। और sp2 सॉरी ये sp2 है। और sp2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन sp2 होने की वजह से। अब देखें, अब ये जो है ये उन सारी कंडीशंस को जो कि एरोमेटिक के लिए हैं वो पूरा करता है। sp2 है तो p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, पाई क्लाउड इसका अगर हम इसको हाईलाइट करें तो इसका जो पाई क्लाउड है ये कंटिन्यूस होगा, इसमें इंटरप्शन नहीं होगी। इंटरप्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे भी p ऑर्बिटल अवेलेबल है जो कि पहले नहीं था, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं। p ऑर्बिटल यहाँ पे है, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक जो पाई क्लाउड है वो होगा, तो ये हमारे पास आयन जो है वो एरोमेटिक होगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन जब एरोमेटिक है तो इट मीन्स के ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबिलिटी जब उसमें आ जाएगी तो स्टेबल होने की वजह से ये जो अल्काइल हाइड है ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस जो है वो मीडिया में मौजूद होगा। अब जब आयनिक फॉर्म में ये मीडिया में मौजूद होगा तो डेफिनेटली ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और पोलर जो है उनमें इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो नहीं होगी। सो इन द आयनिक फॉर्म however the cycloheptatrienol cation also known as the tropylium cation is aromatic because it is a planar cyclic ion. All the rings atoms are sp2 hybridized, uh, which means that each ring atom has p orbital and it has three pair of delocalized electron। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से ये जो है वो आयनिक फॉर्म में ही जो है वो रहेगा। ये जो है उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आप खुद जो है इसको जो है वो एरो लगा के ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो है वो आपको थोड़ा इसका भी आइडिया हो कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर जो है वो किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है जी, ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, इनमें हमने ये देखना है कि किसकी जो है वो डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। ये डायपोल मोमेंट जो है ये एक्चुअली आप कह लें कि जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, उसकी वजह से जो है वो होगी, ठीक है। रिजल्ट्स फ्रॉम द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर द मोर अनइक्वल द शेयरिंग द ग्रेटर इज द डायपोल मोमेंट। जितनी जो है वो आपकी शेयरिंग अनइक्वल होगी उतनी डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। ये जो है वो दोबारा से इसको हम देखें तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे जो है वो ये इनको अट्रैक्ट भी करता है। वैसे भी अगर आप देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कार्बन ऑक्सीजन में है तो ये बॉन्ड पोलर होता है। लेकिन अगर पाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये नेगेटिव है, इसी तरह ये पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि जो चार्ज सेपरेशन जो है वो किस में ज़्यादा है। In the case of compounds on the left, the three-membered ring becomes aromatic when the charges are uh, separated। ठीक है जी, ये जो हमारे पास रिंग है ये एरोमेटिक हो जाता है, ये जो थ्री मेंबर्ड रिंग है। अब जब ये एरोमेटिक होगा, ये देखें एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये कार्बन sp2 है, ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन है यानी एक ही पाई पेयर है, ये सॉरी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 ये फॉलो हो गया। उसके बाद पी यहाँ पे है तो ये यहाँ पे अनइंटरप्टेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो भी हो जाएगा, तो इस वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक होने की वजह से ये जो चार्ज है कार्बन के ऊपर यानी ये जो रिंग है बन रहा है
ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा 3 मेंबर रिंग नहीं है जो कह लें कि इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करे। यहाँ पे एरोमेटिक होने की वजह से जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा वो एक्चुअली क्या है, जो हमने अभी बात की कि अनइक्वल शेयरिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे वो फिर उस लेवल पे नहीं होगी जितना यहाँ एरोमेटिक होने की वजह से। तो इसलिए जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसकी डायपोल मोमेंट जो है ज़्यादा होगी। इन द केस ऑफ कंपाउंड द राइट द स्ट्रक्चर विद सेपरेट चार्जेस इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज द बीइंग एरोमेटिक मेक अ कंपाउंड मोर स्टेबल। द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैज़ द ग्रेटर डायपोल मोमेंट। तो ये जो है वो कुछ हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कह लें कि एरोमेटिसिटी की वजह से जो स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बिहेवियर जो हैं वो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़े जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं उनकी स्टेबिलिटीज़ में, या उनकी जो मैंने एक दो प्रॉपर्टीज़ की बात की वो जो है वो डिफरेंट होती हैं और उनमें डिफरेंस आ जाता है।